हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनिमे गॉड रिकैप पर। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था सुहो फ्लाइट से कोरिया के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ वो अपोस्टाइल डंजन के बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करके उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। उसके बाद हमें कोरिया के एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो पर्सन आपस में बात कर रहे होते हैं और वहीं एक डंजन अपीयर हो रही होती है। तभी वहाँ खड़ा एक पर्सन बोलता है, ये बहुत ही खतरनाक लग रहा है। अगर गेट से आती हुई मैजिक पावर के आधार पर देखा जाए, अगर हमने बॉस मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं किया तो ये डंजन जल्दी ही ब्रेक हो जाएगी और अगर ऐसा हो गया तो एयरपोर्ट को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तभी उन पर्सन्स की आंखें येलो रंग से चमकने लगती हैं और वो बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम हंटर एसोसिएशन को बस यही रिपोर्ट करेंगे कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी हमें उस अपोस्टाइल को दिखाया जाता है जिसके सामने से डंजन का बॉस मास्टर बाहर आ रहा होता है और वो अपोस्टाइल मन ही मन सोच रहा होता है कि क्रिएशंस को क्रिएट ही इसीलिए किया गया है ताकि वो अपने क्रिएटर्स की विश को पूरा कर सके और जब हमारे क्रिएटर्स बोर होने लगे तो हम आपस में फाइट करें और अगर हमारे क्रिएटर्स कुछ चाहें तो हम हर हालत में उन्हें वो चीज ला कर दें। क्रिएशंस की एग्जिस्टिंग का बस यही एक कारण है। पर एक दिन क्रिएटर गॉड ने मुझसे ये कहा कि दूसरी डायमेंशन का मेरा एक साथी मारा जा चुका है, तुम ये लो और मुझे उस वर्ड का जिसने अपने मास्टर को खो दिया उसके राइट्स ला कर दो। हमने अपने गॉड के वर्ड्स को फॉलो किया और अपने वर्ड के अनगिनत बिलीवर्स को इकट्ठा कर लिया और हमारी आर्मी उस वर्ड के लिए निकल चुकी थी जिसने अपने मास्टर को खो दिया था। पर इन अनगिनत सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें सोच से भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ी और जो डायमेंशनल पासेज वे थे वो बहुत ही पतले थे और इतने बड़े अमाउंट में एनर्जी को नहीं संभाल सकते थे। इसीलिए गॉड की आर्मी को उस डायमेंशनल पासेजवे से ट्रेवल करने में बहुत ही ज्यादा समय लगा और आर्मी ऑफ गॉड जिसने लास्ट तक गिव अप नहीं किया वो उस वर्ड तक पहुंची गई जिसने अपने मास्टर को खो दिया था। और उस जगह हमने डार्कनेस को देखा, वो काली डार्कनेस जिसकी गहराई का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और सालों बाद हमें जिन्वू की वो आवाज आती है, अराइज। हम देखते हैं कि जिन्वू की आवाज आते ही चारों तरफ डार्कनेस हो जाती है। हम देखते हैं कि गॉड की आर्मी के सारे सोल्जर डार्कनेस से घिर जाते हैं और तभी उस डार्कनेस से जिन्वू के शैडो सोल्जर्स निकलना शुरू हो जाते हैं और उस अपोस्टाइल की आवाज आ रही होती है। डार्कनेस और उसकी आर्मी के पास हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ थी, या फिर यह कहना सही होगा कि वो हमारी सोच से भी ज्यादा डरावनी थी। अगर गॉड के सोल्जर्स उस डार्कनेस से फाइट करते और मर जाते तो वो डार्कनेस उन्हें कंट्रोल कर लेता था और उन्हें हमारा ही एनिमी बना देता था। जैसे जैसे वार्स चलती गई और सोल्जर्स मरते गए वो डार्कनेस हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पावरफुल होता गया और आर्मी ऑफ गॉड को वहां पर रुकना पड़ा और वो फाइट जिसे कि उस वर्ड में होना था जिसने अपने मास्टर को खो दिया वह दूसरे ही डायमेंशन में होने लगी और लंबे टाइम से डार्कनेस से घिरे रहने के कारण गॉड की आर्मी की जीतने की उम्मीद खोती चली गई। तभी गॉड के दूत तिएले ने कहा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि हमें अपने वर्ड से यहाँ तक आने में बहुत ही ज्यादा समय लगा, वैसे ही वो लोग भी उस दुनिया से बाहर आ गए हैं जिसने अपने मास्टर को खो दिया है। और जैसे मैजिक पावर ज्यादा होने के कारण हमें उस डायमेंशनल पासवे से जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था, वैसे ही इनके पास तो हमसे कहीं ज्यादा मैजिक पावर है तो इन्हें तो वहां तक जाने में और ज्यादा टाइम लगेगा। और मुझे उस वर्ड से जिसने अपने मास्टर को खो दिया है ज्यादा मैजिक पावर सेंस नहीं हो रही है। तो अगर हम मिस्ट बंस का यूज करते हैं तो हम उस वर्ड की सारी सिचुएशंस के बारे में जान सकते हैं और हमें मिस्ट बंस के बारे में बताया जाता है। मिस्ट बंस वो लोवेस्ट रैंक के बिलीवर्स होते हैं जिन्हें फैथ की आग में जलाया जाता है और फैथ की आग में जलने के बावजूद वो गॉड की विल को अपने साथ कैरी किए रहते हैं और जब वो कमजोर होते हैं तो उनकी फैथ को फैलाने की पावर उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक होती है जिनके पास मैजिक पावर नहीं होती है। आर्मी ने सोचा कि जब वहाँ पर फैथ का प्रचार होगा तो बिलीवर्स के नंबर भी बढ़ जाएंगे और जब ऐसा हो जाएगा तब वो वहाँ मेरिकल्स दिखाएंगे और गॉड की सेंचुरी भी तैयार कर देंगे। और वहाँ पर बैठे सभी लोग टीएल की स्ट्रेटेजी से सर्वसम्मति से राजी हो गए और टीएल ने अपनी एबिलिटी का यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को 5 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया और उसका सबसे वीकेस्ट फ्रेगमेंट मिस्ट बर्न की फ्लेम को अपने साथ उस वर्ड की ओर ले जाने लगा। और जैसा कि हमने प्लान किया था वो वीकेस्ट फ्रेगमेंट डार्कनेस के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सका और सक्सेसफुली उस वर्ड में इंटर कर गया जिसने अपने मास्टर को खो दिया था। हालांकि टीएलए का पहला फ्रेगमेंट जो इस दुनिया में आया उसे बहुत सारे चेंजेस का सामना करना पड़ा। जिन लोगों के पास मैजिक पावर नहीं थी वे सभी लोग मैजिक पावर को ऑब्टेन करने लगे। इसके बाद उन्होंने महसूस किया कि जैसे जैसे ये दुनिया खत्म हो रही है लोगों के अंदर मैजिक पावर अपीयर होने लगी है और उस फर्स्ट फ्रेगमेंट ने दूसरे फ्रेगमेंट्स के आने का वेट किया क्योंकि वह उनसे जुड़ सकता था। ध्यान से सोचा जाए तो हमारे साथ हो रही वार के बीच में इतना बड़ा चेंज जरूर किसी ने इसे प्लान किया होगा, पर इससे हमारे प्लान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और ह्यूमंस के बीच में ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका पीक पोटेंशियल कितना है जो अपने आप को हंटर्स बुलाते हैं और जिनके पास मैजिक पावर है, ताकि मैं टीएलए के फ्रेगमेंट के रूप में अपने काम को पूरा कर सकूं। हमें दिखाया जाता है कि वहां पर खड़े सभी लोग अचानक भागना शुरू कर देते हैं और हमें उनके सामने कुछ मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है। तभी वहां खड़ा एक पर्सन बोलता है, ये तो मॉन्स्टर्स हैं, जरूर यहाँ पर एक डेंजन ब्रेक हुई होगी। वो हंटर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि जल्दी से हंटर एसोसिएशन को कांटेक्ट करो। तो अपोस्टाइल मनी मन सोच रहा होता है कि अगर बहुत ज्यादा मैजिक पावर वाले मॉन्स्टर्स ऐसे ही तबाही मचाने लगे पक्का ही उन्हें रोकने के लिए हाई रैंक के हंटर्स आएंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ये देख पाऊंगा कि एक एस रैंक का हंटर कितना पावरफुल होता है।
हमें वहाँ खड़े एक हंटर को दिखाया जाता है जो कि डेंजन की तरफ भागते हुए बोल रहा होता है कि अचानक ये डेंजन ब्रेक हुई कैसे। इस गेट का ध्यान रखने के लिए तो एक गिल्ड को असाइन कर दिया गया था। वो अपोस्टाइल मनी मन सोच रहा होता है कि ये तो वही हंटर्स हैं जो कि गेट पर थे और इन सभी ने स्टार डस्ट को यूज कर रखा है। स्टार डस्ट जिसे कि मिस्ट बंस की फैथ को मेल्ट करके बनाया गया है। उन मिस्ट बंस के फैथ का इनकी बॉडी के अंदर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, पर जब हम टेले की एम्पलीफाई एबिलिटी का यूज करके इनके फैथ को एम्पलीफाई करते हैं, ये हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। तभी वो अपोस्टाइल बोलता है तुम हमारे रास्ते में आ रहे हो, पीछे हटो। और वो हंटर बोलते हैं जैसा आप कहें अपोस्टाइल। हम देखते हैं कि एक गॉब्लिन मॉन्स्टर वहां पर खड़ी एक लड़की को किल कर देता है और वो लड़की उसी अपोस्टाइल के सामने आकर गिरती है और उस अपोस्टाइल से बोल रही होती है कि मेरी मदद करो। और वो अपोस्टाइल बोल रहा होता है कि क्रिएशंस इसीलिए एग्जिस्ट करती हैं ताकि वो अपने क्रिएटर गॉड की इच्छाओं को पूरा कर सके। मैं सोचता था कि हमारी लाइफ इसीलिए होती है ताकि हम गॉड की विशेष को पूरा कर सके, पर क्यों इन ह्यूमंस के पास डिजायर होती है, इन क्रिएशंस के पास डिजायर है जो कि सिर्फ एक क्रिएटर के पास होनी चाहिए। वीक ह्यूमंस अपने आप को हमसे सुपीरियर समझते हैं। तभी हमें सुहो का सीन दिखाया जाता है जो कि मास्क लगाते हुए बोल रहा होता है जैसे ही मैं कोरिया पहुंचा यहाँ पर तो एक डेंजन ब्रेक हो गई। एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि नीचे गिरा होता है और उसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला होता है। तभी सुहो वहां पर आकर उस मॉन्स्टर के फेस पर एक किक मार देता है। पर्सन से बोलता है कि मैं इन मॉन्स्टर्स को देख लूंगा, तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी हमें उस अपोस्टाइल को दिखाया जाता है जो कि सुहो को उन मॉन्स्टर्स को मारते हुए देख रहा होता है। वो बोलता है कि एक हंटर जो कि ब्लैक मास्क पहनता है। अभी वहां खड़ा हंटर बोलता है कि मैंने एक ऐसे हंटर के बारे में सुना है जो कि ब्लैक मास्क पहनता है और जिसने हाइना गिल्ड को तबाह किया था। और वो अपोस्टाइल सोच रहा होता है कि क्या ये वही है, वो रास्ते का कांटा जिसके बारे में ली मिन संग ने बात की थी। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।